स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी। तो अगर आप 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास में हो, आपको ये आइडिया तो डेफिनेटली होगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए सब कुछ है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है हमारे करिकुलम का, है ना। एंड चलो 9, 10, 11, 12 के अलावा अगर हम और आगे सोचे, अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो भी एनसीईआरटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। पर अनफॉर्चुनेटली काफी सारे बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। तो आज के क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए इतनी क्रूशियल बुक है, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हमें एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर को। पर आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे साल मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाली हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एनसीईआरटी को रीड करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो डोंट जंप डायरेक्टली इनटू एनसीईआरटी। तो क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल में चैप्टर को ध्यान से नहीं सुनते और ना ही यूट्यूब पर या कहीं और से समझते हैं और डायरेक्टली एनसीईआरटी को ओपन कर लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, एनसीईआरटी में काफी सारे हमारे चैप्टर्स हैं जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है एंड ऐसे में स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास 9 या क्लास 11 या किसी भी क्लास के किसी बुक को उठा के डायरेक्टली रीड करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ कुछ चीजें आपको समझ नहीं भी आएंगी, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे ये लगने लगेगा कि शायद ये चैप्टर बहुत टफ है और मेरे से ये नहीं हो पाएगा। सो बेटर अप्रोच विल बी कि जब स्कूल में आपको टीचर्स एनसीईआरटी पढ़ाती हैं तब ध्यान से सुनो। स्कूल में नहीं आता समझ या स्कूल में नहीं सुनना, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर के 1 शॉर्ट वीडियोस को देखो या उनके लाइव क्लासेस में जाओ और थोड़ा सा ये आइडिया लगा लो कि अच्छा इस चैप्टर में ये बात हो रही है, एंड उसके बाद खुद से एनसीईआरटी को उठाओ। तो अगर आप बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी आइडिया के डायरेक्टली एनसीईआरटी का कोई चैप्टर उठा के खुद पढ़ने बैठ जाओगे, चांसेस आर कि आपको समझ में नहीं आएगा, चांसेस आर कि थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं भी समझ आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस चैप्टर से डरने ही लग जाओ कि नहीं यार ये चैप्टर तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा। तो पॉइंट 1, स्कूल में आपको ध्यान से सुनना है, या फिर अगर स्कूल, काफी सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा होता है कि स्कूल में नहीं आता है समझ, या स्कूल में चलो कोई और करिकुलर एक्टिविटी में बिजी थे तो नहीं सुन पाए, तो कोई बात नहीं, आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के वीडियोस को देखो, उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी को उठाओ। दैट विल बी अ बेटर अप्रोच। ठीक है, तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और क्या करना है हमें। तो ये यहाँ पर मैंने एक एनसीईआरटी का पेज लगा दिया। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि राइट तरीका क्या है एनसीईआरटी को समझने का। तो आई एम वेरी श्योर तुम लोगों को दिख तो नहीं रहा होगा कि क्या क्या लिखा है, पर हाँ समझ लो कि एनसीईआरटी का पेज है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसे समझने का क्या अप्रोच होता है। तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि अगर एनसीईआरटी पढ़ने को बोल देते हैं तो वो एनसीईआरटी को ओपन करते हैं और रीड करके खत्म कर देते हैं, है ना। द चाइनीज इन्वेजन 1962 रीड करना स्टार्ट करा, रीड करके जल्दी जल्दी खत्म करके बोल देते हैं कि यार हमने तो एनसीईआरटी रीड कर ली है। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आप एनसीईआरटी खोलो आपको अपने साथ एक पेंसिल उठा लेना है, साथ ही साथ आपके एक ब्लैंक पेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एक पैराग्राफ पढ़ो एंड फिर सोचो इस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाओ और सेम चीज करो, आराम से रीड करो, फिर सोचो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कोई ईयर कोई टर्म कुछ दिखे तो उसे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन कर लो, अगर आपको हाईलाइट करना ज्यादा पसंद है तो हाईलाइट करो, जो करना पसंद है वो करो। ऐसे घबराना नहीं कि यार मैं तो अपनी एनसीईआरटी को खराब कर दूंगी, मेरी एनसीईआरटी फिर गंदी सी दिखेगी। नहीं यार, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एनसीईआरटी ऐसी दिखती है। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं है। नई बुक का क्या करोगे वैसे भी तुम, तो एनसीईआरटी ओपन करो, जो भी इंपॉर्टेंट दिखे उसे
अंडरलाइन करते जाओ। जब एक पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो जाए तब आपको क्या करना है, आप इस टॉपिक को खुद अपने आप को समझाने की कोशिश करो। मैं आपको बताती रहती हूँ ना, जितना ज्यादा हम पढ़ाते हैं लोगों को उतना ज्यादा हमें चीजें जल्दी याद होती हैं। तो आप ऐसे प्रिटेंड करो कि आप अपने आप को पढ़ा रहे हो या आगे किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और उस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, ठीक है। इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको और क्या करना है, एक जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए तो आप सोचो इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एंड एनसीईआरटी में ये इतनी सारी ब्लैंक स्पेसेस होती है ना, इन स्पेसेस को यूज करना स्टार्ट करो। आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन बन सकता है, इन क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखते जाओ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन ब्लैंक स्पेसेस में क्वेश्चंस लिख सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक ब्लैंक पेज भी साथ में रखना है एनसीईआरटी रीड करते टाइम। ये ब्लैंक पेज किस काम आएगा आपके, तो मैंने आपको बोला जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो अंडरलाइन कर लो, है ना। अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिनका नाम थोड़ा टफ होता है, ईयर्स होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यार ये एक बार में तो याद नहीं होगा, तो आप उस ब्लैंक पेज में उन सारी चीजों को नीटली लिखते जाओ। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जिसे आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी करना, ब्लैंक पेज में जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिखते जाओ। ये भी मैंने बता रखा है आपको कि हम जितना लिखते हैं उतनी जल्दी चीजें याद होती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि नहीं यार सिर्फ रीड कर करके खत्म कर देते हैं, हमें लिखना भी है, डेफिनेटली लिखना भी है। ये ब्लैंक पेज आपके एक और काम आएगा। अक्सर क्या होता है जब हम लोग एनसीईआरटी रीड कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, इस प्राइम मिनिस्टर ने वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सबके साथ होता है ना, बहुत सारे डाउट्स आते हैं हमारे दिमाग में। फिर क्या होता है जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम भूल जाते हैं उस चैप्टर के बारे में, है ना। और फिर वो डाउट एग्जैक्टली पहुंच जाता है तुम्हारे एग्जाम पेपर में। फिर तुम सोचते हो कि अरे यार ये डाउट तो था मेरे दिमाग में पर मैंने क्लैरिफाई नहीं करा क्योंकि मैं भूल ही गई थी इस डाउट के बारे में। तो एनसीईआरटी रीड करते टाइम आपके दिमाग में जो कुछ भी डाउट्स आए उन डाउट्स को आप सेपरेटली एक ब्लैंक पेज में लिखते जाना। जब चैप्टर खत्म होगा इन डाउट्स को आप अपने स्कूल के टीचर से सॉल्व करा सकते हो या आप अपने फेवरेट एजुकेटर के लाइव क्लासेस में जाकर उनसे भी ये डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, दिस इज द राइट अप्रोच टू रीड एनसीईआरटी। शॉर्ट में मैं रिपीट कर रही हूँ, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, हर एक टॉपिक के बाद देखो उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। एंड एक ब्लैंक पेज रखो जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाओगे और आप अपने डाउट्स को लिखोगे। और क्या आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी रीड करते टाइम, अक्सर एनसीईआरटी रीड करते टाइम बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को बस जल्दबाजी में खत्म कर देते हैं एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चे मिस कर जाते हैं। पर आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मैप्स को हमें स्किप नहीं करना है। तो 5 मार्क्स तो बनते ही है ना यार मैप के, है ना। तो एसएसटी की बात हो रही है तो 5 मार्क को क्यों छोड़े फालतू में, और ये 5 मार्क तो सबसे आसानी से बन रहे हैं, ठीक है। मैप आसान भी होता है और हमें पता भी होता है कि मैप आना ही आना है, तो मैप को हमें स्किप नहीं करना है। जब आप चैप्टर पहली बार उठाओ तब ऐसा मत सोचो कि पहले मैं चैप्टर खत्म कर देती हूँ, मैप तो बाद में हो जाएगा, फिर वो बाद में कभी होता ही नहीं है। उसी टाइम एक बार नजर मार लो कि मैप कैसा है, ठीक है। तो मैप इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आपको डायग्राम्स दिखे, ठीक है, एसएसटी में तो एज सच कोई डायग्राम वगैरह नहीं होता, पर साइंस में आपको जो भी डायग्राम्स वगैरह दिखे अगेन उनको स्किप नहीं करना है। एसएसटी में भी आप अपने आंसर शीट में फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब बना सकते हो, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो भी एग्जामिनर आपके आंसर शीट को चेक करेंगे उनके ऊपर। तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, इस टाइप की चीजों को स्किप नहीं करना है। एसएसटी के कंटेक्स्ट में, ह्यूमैनिटीज के कंटेक्स्ट में बोलूं तो हमारे चैप्टर के बीच में ना बहुत सारे कार्टून्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब मुन्नी, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ होती हैं, ठीक है। तो मुन्नी क्लास 11 के बच्चे जानते हैं कौन है। तो हमारे एनसीईआरटी में कुछ कुछ कार्टून्स बने हुए होते हैं, तो उन कार्टून्स को भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, और ये सही में होता है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हमारे एनसीईआरटी में जो कार्टून्स बने हुए होते हैं उन कार्टून्स को ही डाल देते हैं एग्जाम के पेपर में और नीचे उस कार्टून से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12 के बच्चे समझेंगे, यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया, तो उससे रिलेटेड एक कार्टून है ना जिसमें टाइटैनिक शिप डूबता हुआ एक कार्टून है, तो ऐसे कार्टून हमें स्किप नहीं करना है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ जाते हैं। तो मैप, डायग्राम, कार्टून्स, इन्हें हमें एनसीईआरटी में कभी स्किप नहीं करना है। और क्या करना है आपको, एनसीईआरटी रीड करते टाइम चैप्टर के बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जिनको हम कहते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चन। एसएसटी में भी होता है, साइंस में भी होता है। इन इनटेक्स्ट क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली कर लेना है, ठीक है। सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, यहां से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को कवर कर लेना है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, जो मर्जी आपका सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्किप करना ही नहीं, ये अच्छे से करके जाना। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी के बीच में कुछ डिस्कशंस चल रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया मुन्नी वगैरह कुछ कुछ कार्टून्स होते हैं, और ये कार्टून्स आपस में मतलब ऐसे कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ डिबेट कर रहे होते हैं। इन डिस्कशंस को भी आपको देख लेना है। काफी बार वो डिस्कशन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर एनसीईआरटी सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ना कि यार नंबर चाहिए नंबर चाहिए, ठीक है। सही में एनसीईआरटी में जो बात हो रही है वो तुम्हें समझना भी है। तो कई बार इन डिस्कशंस में बहुत इंसाइटफुल चीजें हो रही होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, जो कि आपको स्किप नहीं करना है, आपको देख लेना है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स बेटर। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी रीड करते टाइम आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो इतना ही था आज के क्लास में। आई होप अब आपको आइडिया मिला कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है। अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड हो कि एनसीईआरटी को कैसे समझना है, नहीं आ रहा है समझ, तो आप हमारे लाइव क्लासेस में आ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कराती हूँ। इन फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा अनुष्या, और इन फ्री क्लास लाइव का जो लिंक है आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम चैनल पे जब भी मेरी क्लास होती है मैं वहां पे लिंक भेजती हूँ, आप वहां से भी मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आप ही लोगों के डिमांड पे हम लोगों ने डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट करे हैं क्लास 11th, क्लास 12th और CUET के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ, तो इन बैचेस को ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है अनुष्या। आपकी दीदी का नाम ही काफी है अनअकैडमी में, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।